बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स सेकंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशन में यूनिट सेकंड में हम लोगों ने कल शुरू किया था दक्षिण दक्षिण सहयोग टॉपिक, और उसका हमने अर्थ देखा था और इसकी पृष्ठभूमि देखी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दक्षिण दक्षिण सहयोग के विभिन्न मंच या इसके लिए किए गए विभिन्न प्रयास कौन कौन से रहे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिण दक्षिण आर्थिक सहयोग हेतु विभिन्न प्रयास किए गए हैं और विभिन्न प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके तहत ये कार्य किया जा रहा है। सर्वप्रथम हम देखेंगे अंकटाड सम्मेलन, और इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और आर्थिक विकास पर हुए अधिवेशन से पूर्व जो गेट समझौता था उस पर विचार किया जाता था, और सामान्य समझौते का अल्प विकसित देशों को ज़्यादा लाभ प्राप्त नहीं हुआ, और इसी के कारण जो विकसित और विकासशील देश हैं उनके बीच में आर्थिक विकास में काफ़ी अंतर रहा। इस कार्यक्रम को अंकटाड के द्वारा दूर करने की प्रयास किया गया। अंकटाड की स्थापना यूएनओ की महासभा के एक स्थायी अंग के रूप में 30 दिसंबर 1964 को की गई, और इसका उद्देश्य यही था कि जो भी विश्व व्यापार है उसके विकास को नई दिशा मिले और विकासशील देशों को भी आर्थिक जो लाभ है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त हो सके। अंकटाड के अब तक विभिन्न सम्मेलन हो चुके हैं, लगभग 13 सम्मेलन इस पर हुए हैं, और निरंतर इसमें जो आर्थिक विकास है और आर्थिक सहयोग है विकासशील देशों या दक्षिण गोलार्ध के देशों के साथ वो अधिक से अधिक हो, इस पर जोर दिया जाता रहा है। इसके बाद दूसरा जो है वो है ग्रुप 77 की बैठकें। दक्षिण दक्षिण आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंकटाड के साथ साथ एक दूसरा मंच या प्रयास रहा है वो है ग्रुप 77 की बैठकें। यहाँ ग्रुप 77 से मतलब है कि 77 विकासशील देशों का ये एक संगठन है जिसके अंतर्गत अधिकांश दक्षिणी गोलार्ध के देश शामिल हैं। लगभग 135 करीब इसमें सदस्य देश हैं, और ये तीसरी दुनिया के देश हैं जिनके आर्थिक हित भी समान हैं, और आजकल इसका एक लघु समूह भी है जिसे G24 के नाम से भी जाना जाता है, और जिसमें 24 देश हैं जो कि इसमें शामिल होते हैं और वो अपने आर्थिक मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं, आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। 15 अप्रैल 2000 को हवाना में एक ग्रुप 77 का सम्मेलन हुआ था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के आह्वान पर जोर दिया गया था, और जो भी विकास कार्य में आ रही बाधाएं हैं उनको कैसे दूर किया जाए इस पर समाधान ढूंढने का प्रयास किया गया था। ये जो ग्रुप 77 के देश हैं वो अधिकतर दक्षिणी गोलार्ध के एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के पिछड़े अल्पविकसित या विकासशील देश हैं। नेक्स्ट जो इसका प्लेटफॉर्म है वो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन। जब हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में पढ़ा था जो टॉपिक, तब भी हमने इसके शिखर सम्मेलन के अंतर्गत ये देखा था कि जब भी इसके शिखर सम्मेलन होते हैं हर 3 साल बाद, तो उसमें विकासशील देशों के आर्थिक सहयोग को, नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और दक्षिण दक्षिण आपसी आर्थिक सहयोग को अत्यधिक बल देने का प्रयास किया जाता है, आह्वान किया जाता है, और उसके कई योजनाएं इसमें तय होती हैं। तो गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलनों के माध्यम से भी ये दक्षिण दक्षिण आर्थिक सहयोग पर बल दिया गया है। अब तक विभिन्न जो इसके शिखर सम्मेलन हुए हैं उसके द्वारा इसको अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाता है, और विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग का हर शिखर सम्मेलन में आह्वान किया जाता रहा है। इसके साथ ही एक और जो प्लेटफॉर्म है वो है G15 सम्मेलन। G15 सम्मेलन भी दक्षिण दक्षिण आर्थिक सहयोग को ही बढ़ावा देने
में सहायक है, एक महत्वपूर्ण प्रयास है। और इसके अंतर्गत भी विकासशील देश हैं दक्षिणी गोलार्ध के, वही शामिल हैं। और जो 15 हैं जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के देश हैं, जैसे अफ्रीका, उत्तर दक्षिणी अमेरिका, कैरेबियन सहित एशिया और यूरोप के विभिन्न देश। जैसे इसके सदस्य देश हैं अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मिस्र, जमैका, भारत, इंग्लैंड, मलेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, पेरू, सेनेगल, वेनेजुएला, युगोस्लाविया, जिम्बाब्वे। तो ऐसे विभिन्न देशों से मिलकर ये सम्मेलन होता है, जिसमें विभिन्न बातों, आर्थिक विकास की जो योजनाएं हैं वो तय की जाती हैं। भारत की भी इसमें काफ़ी परियोजनाएं हैं। भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है चिकित्सा और पेड़ पौधों के लिए, सौर ऊर्जा, सिंचाई और अन्य विभिन्न ऊर्जा के क्षेत्रों में भारत कार्य प्रणाली के विकास में सहायता दे रहा है। समय समय पर G15 की बैठकें होती रही हैं और इसके शिखर सम्मेलन होते रहे हैं, जिसमें जो मेन उद्देश्य होता है वो यही कि विकासशील देशों के मध्य सहयोग रहे, नीतिगत समन्वय रहे, उनके बीच विकास से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श हो और एक महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है उसके तहत ये देश मिलकर आर्थिक विकास करें। एक और जो महत्वपूर्ण मंच है वो है दक्षिण आयोग, साउथ कमीशन। दक्षिण आयोग निर्गुण शिखर सम्मेलन के द्वारा ही स्थापित हुआ और 2 अक्टूबर 1987 को इस जेनेवा में इसका कार्यालय खोला गया और इसमें 28 सदस्य देश शामिल हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आयोग का महासचिव भी बनाया गया था और उन्होंने भी इस चीज़ पर उस समय जोर दिया था कि जो भी ऋण देने वाले देश हैं उसके संबंध में नीतियां बननी चाहिए और तीसरी दुनिया के देश आर्थिक विकास हेतु कार्य करने चाहिए। एक और जो मंच है वो है आसियान। आसियान शॉर्ट फॉर्म है और इसके फुल फॉर्म है दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ। ये इसमें जो प्रमुख देश शामिल हैं वो हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। इसका उद्देश्य है दक्षिणी पूर्वी एशिया में आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, सामूहिक सहयोग के द्वारा समस्याओं का समाधान ढूंढना, साझा बाजार तय करना और व्यापार को बढ़ावा देना। एक और जो प्रमुख मंच है वो है सार्क, जिसको दक्षेश भी कहते हैं और इसका फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क में दक्षिणी एशियाई देश शामिल हैं, जिसमें हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव और अफ़गानिस्तान। सार्क का मूल आधार जो है वो इसको बल देने का है। इसमें साप्ता की भी स्थापना की गई है, दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता, जिसमें कि ये देश पहले दक्षिणी एशिया के देशों को व्यापार संबंधों में वरीयता देंगे, फिर दूसरे देशों को देंगे। इस तरह से दक्षिण एशिया में आर्थिक सहयोग के लिए सार्क का गठन हुआ और इसके सभी समय समय पर सम्मेलन होते हैं, जिसके तहत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के कई कार्य किए जाते हैं। फिर है हिमतक्षेश, एक और प्रमुख दक्षिण सहयोग, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, और इसका फुल फॉर्म है हिंद महासागरीय तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन। 1997 में इसका गठन हुआ था और इसके प्रमुख सदस्य देश हैं एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के देश। हिंद महासागर के तट पर जितने भी देश बसे हुए हैं वो सभी देश इसके सदस्य देशों में शामिल हैं। इसमें हैं ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर, ओमान, यमन, तंजानिया, केन्या, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, सेशल्स और बांग्लादेश।
इसका भी प्रमुख उद्देश्य यही है कि हिंद महासागर के तट के किनारे बसे देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, आर्थिक एकजुटता को बढ़ावा दिया जाए और जो क्षेत्रीय हित हैं इन सभी देशों के वो आपस में मिलकर ये पूर्ण करें और उसको वृद्धि करें। एक और जो प्रमुख मंच है वो है बिमस्टेक। बिमस्टेक्स जो है वो इसकी 1997 में स्थापना हुई थी और इसके जो पूरा फुल फॉर्म है वो है बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग। और इसकी भी समय समय पे आर्थिक सहयोग की बैठकें होती हैं। ये वो सभी देश मिलकर निर्णय लेते हैं और प्राथमिकताएं तय करते हैं, व्यापारिक निवेश पर जोर देते हैं, प्रौद्योगिकी, परिवहन, संचार, ऊर्जा, पर्यटन, मछली पालन जैसे मुद्दों के सहयोग पर जोर देने का कार्य करते हैं। मुक्त व्यापार समझौतों पे इससे हस्ताक्षर हुए हैं जिसमें जो भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका ये सभी देश मिलकर अपने क्षेत्र में मुक्त व्यापार करेंगे, इस बात पर जोर दिया गया है और व्यापार में प्राथमिकता देने पर जोर दिया है। इसके साथ ही एक और है वो है IBSA, IBSA। IBSA जो है इसका फुल फॉर्म है इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीकन। ये G3 कहलाता है जिसमें 3 देशों का ये संगठन है और भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका ने तीनों बड़े राज्यों के संयुक्त उद्देश्य और व्यापारिक, आर्थिक, राजनीतिक सहयोग के लिए एक त्रिपक्षीय संगठन को अनौपचारिक रूप से G8 शिखर सम्मेलन के दौरान ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में 6 जून 2003 को गठित किया था। यह तीनों जो देश हैं वो विदेश मंत्रियों की इन्होंने बैठक की, रूपरेखा इन्होंने तैयार की और इन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया कि सुरक्षा परिषद में जो ये देश हैं उनको स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए और एक दूसरे के साथ इन्होंने व्यापार और राजनीतिक संबंध मजबूत करने पर बल दिया। भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका के समूह IBSA की कई बार बैठक हुई है, 2006 में भी हुई थी। उसमें भी विभिन्न प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हुई और एक दूसरे के आर्थिक सहयोग पर जोर दिया गया था। इसके साथ ही दिसंबर 2009 में दक्षिण सहयोग के लिए एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि ने द्विपक्षीय रूप से और क्षेत्रीय और बहुपक्षीय समूह की रूपरेखा में दक्षिण के सामूहिक हित को बढ़ावा देने पर बल दिया था। दक्षिण आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया था। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये विभिन्न ऐसे प्रयास हैं जिसके द्वारा समय समय पर दक्षिण सहयोग को और आर्थिक सहयोग और आर्थिक क्षेत्र में विकास हो, इस पर बल दिया जाता रहा है और दिया जा भी रहा है। हालांकि ये विभिन्न प्रयास अब तक हुए हैं, फिर भी इस दक्षिण सहयोग की अपनी सीमाएं हैं, कई चुनौतियां हैं अभी और इस पे और भी प्रयास किया जाना बाकी है और अधिक आर्थिक सहयोग में वृद्धि होने की आवश्यकता है। लेकिन कई ऐसी चुनौतियां, समस्याएं, सीमाएं हैं जिसके कारण दक्षिण सहयोग के कार्य में बाधा पहुंचती है। जैसे इन देशों में आपसी मतभेद है, प्रतिद्वंदिता है, ये देश आपस में ही संघर्षरत हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान। समन्वित दृष्टिकोण नहीं है, एकजुटता नहीं है, मत विभिन्नता है और ऐसे विभिन्न कारणों के वजह से दक्षिण आर्थिक सहयोग के प्रयासों में काफ़ी परेशानियां आती हैं और ये उतनी तीव्र गति से नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये जो हमने प्रयास और मंच देखे हैं उसके आधार पर कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिण
सहयोग को अत्यधिक बढ़ावा मिल रहा है और ये काफ़ी तीव्र गति से प्रयास किए जा रहे हैं।